दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक ऐसे पुरुष की है जिसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में और ऐसी जगह से निकाला जो कि कोई भी पति शायद ही करे, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। पत्नी की एक छोटी सी भी गलती, माफी, चाहे वो गलती से हुई हो या अनजाने में हुई हो, उसको माफ नहीं किया जा सकता है। और पुरुषों की बड़ी से बड़ी गलतियां भी माफ हो जाती हैं। हमारा समाज ऐसा ही है। ऐसे समाज में एक पति ने अपनी पत्नी की अ, ऐसी जगह पर मदद की जहाँ पर कि शायद ही कोई दूसरा पुरुष होता तो ये कहता कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। ऐसी ही कहानी सैल्यूट करने वाली एक पति की कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा, जिसको सुनकर के आपको लगेगा कि सच में इस व्यक्ति को सैल्यूट करना तो बनता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमारे हौसलों को बढ़ा देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पिटी शशि में। दोस्तों ये कहानी बेंगलोर की है। बेंगलोर के एक व्यक्ति की है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी भी नई नई शादी हुई होती है, मतलब 4 से 5 महीने पहले उसकी शायद शादी हुई होती है। और वो एक अच्छी पोस्ट पर होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर होता है, जॉब कर रहा होता है। और उसकी बीवी एक सुंदर सी बीवी होती है उसकी, और उसको बहुत प्यार करता है, वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। 5-6 महीने शादी के बीत जाते हैं तो उस व्यक्ति को मुंबई जाना पड़ता है किसी काम के उससे। लेकिन उसका मन नहीं होता है मुंबई जाने का, और उसको वहाँ मुंबई में कम से कम पोस्टिंग होती है उसकी, वहाँ ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ उसको कुछ दिन तक काम करने के लिए रुकना पड़ता है। उसका मन अपनी पत्नी के बिना नहीं लगता है, वो उसको बहुत प्यार करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा उसके साथ रहे। उसका मन नहीं लगता, कुछ दिन तक तो वो वहाँ पर अकेले रहता है। उसके बाद वो अपने घर वालों से बात करता है और पूछता है कि अगर आप लोग अपने माँ-बाप से पूछता है कि अगर आप लोग को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं उसको मुंबई बुला लूँ। मतलब अपनी पत्नी को अपने माँ-बाप से पूछता है कि मैं अपनी पत्नी को मुंबई बुला लूँ। उसके माँ-बाप कहते हैं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगे? तो जैसे ही वो अपनी पत्नी से ऐसे पूछता है तो खुश हो जाती है। कहती है हाँ, मैं तो बहुत बचपन से सोचती थी कि कभी मौका मिला तो मैं मुंबई ज़रूर घूमूँगी। मुंबई टीवियों में देखा है, पिक्चरों में देखा है, बहुत ही अच्छी जगह है और सुना भी है लोगों से, लेकिन कभी मुंबई गई नहीं हूँ। अगर आप बुलाओगे तो ज़रूर आऊँगी, मुझे भी मुंबई देखने का बहुत शौक है। तो उसका पति हँसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं टिकट करा देता हूँ और तुम मुंबई चली आओ। तो कहती है ठीक है। वो अपनी पत्नी का रिज़र्वेशन करा देता है, और जब तारीख आती है, डेट आती है उस दिन की जिस दिन को जाना होता है, जर्नी करनी होती है, उसको यात्रा करनी होती है, वो अपना बैग लेती है और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाती है। वहाँ से जब उसकी ट्रेन आती है, मुंबई की जो ट्रेन आती है, उस ट्रेन में वो बैठ जाती है और अपने सीट पर जाकर के बैठ जाती है। मुंबई से सॉरी बेंगलुरु से मुंबई की दूरी लगभग ऐसे 1000-1100 किलोमीटर की है। 17 घंटे 18 घंटे का सफ़र है। अपनी सीट पर बैठ जाती है, और जब बैठ जाती है तो अपने सास-ससुर को फ़ोन करती है कि मम्मी-पापा मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मुझे अपनी सीट मिल गई है, मैं अपनी सीट पर बैठी हूँ। उसके बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है कि सुनिए जी, मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, और अभी 6-7 महीने पहले शादी हुई उसकी, एक्साइटमेंट तो लेवल और ही हाई था उसका। कहती सुनिए जी, मैं ट्रेन मुझे मिल गई है और मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ, और अभी थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी यहाँ से, अभी तो रुकी हुई है। तो उसका पति कहता है ठीक है, किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, जो तुम सामान अपने साथ लाई हो या तुम खुद स्वयं से खरीद के खाना, कोई कुछ भी दे तो तुम मत खाना, और आराम से आओ, परेशान मत हो, मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा जब तुम्हारी ट्रेन पहुंच जाएगी। मैं लाइव स्टेटस का देखता रहूंगा, और जब ट्रेन पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। हर 2 घंटे 1 घंटे में वो देखती रहती है, और फ़ोन करती रहती है अपने पति को, अपने ससुर को, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं रखती है, और अपनी सीट पर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद उसके सामने वाली बर्थ पे 2 व्यक्ति आते हैं और बैठ जाते हैं। वो लोग अनजान थे, पहले तो उसे लगा कि दोनों लोग अनजान हैं, लेकिन जैसे-जैसे घंटे 2 घंटे का सफ़र बीतता है, तो वो दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं, एक-दूसरे से ऐसे औपचारिक बस बात करने लगते हैं, एक-दूसरे का नाम पूछते हैं, कहाँ से आए हो ये बताते हैं। वो सब देख सुन रही होती है, लेकिन बोलती किसी से कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो व्यक्ति होते हैं वो उससे भी पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा बेंगलुरु से आ रही हूँ, इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब और सफ़र बीतता है, करीब 500 किलोमीटर का जब सफ़र बीतता है, जब वो जगह देखती है, नई-नई जगह देखती है, क्योंकि वो ज़्यादा घूमी-वूमी नहीं होती है,
और तो उसके लिए एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही था जब चीज़ों को देखती है तो। तो जैसे ही कुछ नई चीज़ देखती है तो तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाती है और बोलती है, देखो जी मैंने वहाँ पे ना ऐसा चीज़ देखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा और वहाँ पे तो ये चीज़ ऐसी थी, ऐसे करके वो बताती है। उसके बाद वो लोग कुछ खाने-पीने का सामान निकालते हैं, उससे बोलते हैं कि लो आप भी खा लो, तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना है, आप लोग खाओ। वो अपना जो सामान लाई होती है, वही खाती है। उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो लड़की जो होती है, वो भी कुछ खाने-पीने के लिए निकालती है, जो अपने साथ लेके आती है। तो जो दोनों व्यक्ति सामने बैठे होते हैं, वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, वो जो बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह जो निकालती है, वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, घर से वो बना कर के लाई होती है, कचौड़ी वगैरह और कुछ मिठाई वगैरह साथ होता है, उसके बिस्किट वगैरह होता है, क्योंकि लंबा सफ़र था। उसके पति ने मना किया था कि किसी का दिया कुछ खाना नहीं, तो सब कुछ लेके चली थी कि मैं बाहर से कुछ खरीदूँगी भी नहीं। तो जब वो लोग उधर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो ये अपना जो है बिस्किट का पैकेट उसकी उनकी तरफ बढ़ा देती है, बोलती है, "आप भी ले लो," क्योंकि वो पहले उससे पूछ चुके होते हैं। तो एक हम लोग का नेचुरल स्वभाव होता है कि किसी ने हमसे पूछा है, तो हम लोग उसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमें भी सामने वाले से पूछना चाहिए। ऐसे उसने भी पूछा कि, "आप भी ले लो," तो वो लोग उसमें से थोड़ा-सा ले लेते हैं। करीब सफ़र पूरा ही होने वाला था और 1.5 से 200 किलोमीटर की दूरी बचती है। उसका एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है लड़की का। वो फिर अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है, "सुनिए जी, बहुत जल्दी मैं पहुँचने वाली हूँ। अब तो बस 150-200 किलोमीटर ही बचा है।" तो उसका पति भी कहता है, "हाँ, हाँ, तुम परेशान ना हो, आराम से आ जाओ और मैं तुम्हें स्टेशन पे ही मिलूँगा।" तो उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी मुंबई देखने की, क्योंकि और दूसरी बात अभी नई-नई शादी हुई थी, तो कुछ दिनों से वो दूर भी थी, महीने महीने भर से दूर भी थी, तो एक दूसरी खुशी थी कि अपने पति के साथ जाके रहना, दूसरी बात अपने मुंबई घूमना। उसकी खुशी का लेवल बहुत ही हाई था। तो थोड़ी देर में एक चाय बेचने वाला आता है, तो वो जो दोनों सामने बैठे होते हैं, बोलते हैं कि चाय पियोगे आप? तो उसने कहा कि नहीं-नहीं मुझे नहीं पीना है, आप लोग पियो मैं चाय वाय कम पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं है चाय वाय पीना। फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं कि क्या करते हैं कि 2 चाय की जगह वो 3 चाय लेते हैं। 2 चाय खुद पीते हैं, आपस में एक-दूसरे को देते हैं और 1 चाय उस लड़की की तरफ भी बढ़ा देते हैं। वो ये सोचती है कि चाय तो उन्होंने सामने ही लिया है और ऐसा क्या उसमें होगा, वो चाय पी लेती है। चाय पीने के 10 मिनट बाद ही उसको नींद आती है और वो सो जाती है। जब वो सो जाती है, जब 3 से 4 घंटे बाद उसको होश आता है, तो खुद को एक कार में पाती है। खुद को एक कार में पाती है और कार में उसका हाथ-पैर बंधे होते हैं। वो जो दोनों व्यक्ति उस ट्रेन में सामने होते हैं, वो उसी कार में बैठे होते हैं और एक दूसरा व्यक्ति वो जाकर गाड़ी चला रहा होता है। वो कार जो है जाकर के और मुंबई के रेड लाइट एरिया में रुकती है। ये दोनों व्यक्ति उस लड़की को पकड़ते हुए ऐसे निकाल के ले जाते हैं जैसे वो बीमार हो और वो उसके घर के ही कोई फैमिली मेंबर हो। लेके जाते हैं, शायद इसी तरह से उन्होंने रेलवे स्टेशन से भी उनको बाहर निकाला होगा, ताकि किसी को शक ना हो जैसे कोई बीमार है और इसको दोनों लोग सहारा लेके जा रहे हैं, इस टाइप से ही उन लोगों ने वहाँ से निकाला होगा, क्योंकि उसको तो कुछ होश नहीं था, तो उसको कुछ पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ऐसे उस समय तो वो जान रही थी कि मुझे ऐसे पकड़ा हुआ, बोलने की स्थिति में नहीं थी, चलने की स्थिति में नहीं, लेकिन सब चीज़ों को समझ रही थी। लेकर के उसको कोठे पे जाते हैं, अब वहाँ उसकी बोली लगना शुरू होती है, उसका सौदा होता है, सोचिए एक इंसान का सौदा होता है, एक इंसान बेचा जाता है। उसकी बोली लगनी शुरू होती है, 50,000 रुपए में उसको उस कोठे पे बेच दिया जाता है। ये सन 2011 की बात है, 2015 के बाद तो सारे कोठे बंद कर दिए गए। ये सन 2011 की बात है। तो उसको कोठे पर बेच दिया जाता है। कोठे पे बेचने के बाद जब उसको थोड़ा होश आता है, थोड़ी समझ आती है, तो देखती है कि आस-पास की लड़कियाँ जो हैं ऐसे बुरे से कपड़े पहनती हैं, जो तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, पहनना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे कपड़े पूरा आधे से ज़्यादा उनका शरीर खुला हुआ है, जिसको देख कर के कोई भी व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाए उनकी तरफ। वो सिर्फ़ कमरे में पड़ी रहती है, रोती है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसको खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता है, वो रोती रहती है। करीब ऐसे ही करते-करते 10-15 दिन बीत जाते हैं। जो उस कोठे की मालकिन होती है, चूँकि वो पैसा दी होती है, तो उसको ये लगता है कि पैसा तो मैंने 50,000 रुपए दे दिया, ये कुछ काम नहीं कर रही है, मेरा पैसा कहाँ से आएगा? तो उसको अब डाँटना शुरू करती है कि ऐसा है कि बहुत नौटंकी हो चुकी है तुम्हारी, चलो उठो और तैयार हो, आज कस्टमर के लिए तुमको तैयार होना है और आज ग्राहक आएगा और तुमको सामने आना है। अगर तुमने जो मैं कह रही हूँ नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें और मारूँगी। जब वो इतना सुनती है तो डर जाती है और उस दिन पहली बार वो अपना कपड़े वगैरह पहन के और बाहर आती है। एक कस्टमर आता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से लड़की चूज़ कर लो जो आपको चाहिए।
कस्टमर आता है तो उस लाइन में, उन लड़कियों की लाइन में 15-16 लड़कियां होती हैं, उस लड़की की लाइन में ये भी खड़ी होती है। कस्टमर चूंकि वहाँ का रेगुलर कस्टमर था तो बाकी लड़कियों से तो मिल चुका था, ये लड़की उसको नहीं लगती है, तो ये इसी लड़की को चूज करता है, उसको लेके कमरे में चला जाता है। जब वो उसको कमरे में लेके चला जाता है तो जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, लड़की जो होती है वो पैर पकड़ लेती है और बोलती है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं इस धंधे में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मेरा ऐसे इस तरह से करके ये लोग मुझे यहाँ लेकर के आए हैं, आप मेरी पति से मेरी बात करा दो। और उधर उसका पति परेशान, वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहता है, ट्रेन आती है, उतरते हैं, सब लोग आते उतरते हैं, उसकी बीवी उसको कहीं नहीं दिखती है। वो भी परेशान घूम रहा है कि आखिर वो वहाँ से चली, वो पल-पल की खबर दे रही है, अब वो चली कहाँ गई? वो भी उधर परेशान, रेलवे स्टेशन में कंप्लेन करता है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है, सब जगह कंप्लेन करता है, उसका कहीं पता नहीं होता, उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं होता है। वो बहुत परेशान होता है। उसके बाद जब वो कस्टमर जो होता है उस लड़की के पास आता है, तो वो जब कभी-कभी कहते हैं कि हम लोग की ऐसी सोच है कि कोठे पे जाने वाला व्यक्ति सही नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी-कभी अच्छे इंसान भी मिल जाते हैं। उस व्यक्ति ने जब उसकी बात सुनी तो उसको थोड़ा तरस आया, उसने कहा ठीक है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उस लड़के ने कहा आप सिर्फ मेरे मेरे पति से बात करा दीजिए। वो नंबर बताती है और वो व्यक्ति जो होता है वो उसके पति को फ़ोन लगाता है। अननोन नंबर देख कर के वो तो ढूँढता ही होता है उसको, तो वो सोचता है शायद उसकी कुछ खबर के लिए किसी ने फ़ोन किया होगा, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया हो या उसकी कहीं से कोई खबर मिली हो। वो फ़ोन उठाता है, तो जैसे ही फ़ोन उठाता है आवाज़ सुन के चौंक जाता है। वो आवाज़ होती है उसकी पत्नी की। वो बताती है कि मैं तान्या बोल रही हूँ, उस लड़की का नाम तान्या होता है। मैं तान्या बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं जहाँ भी हूँ वो जगह अच्छी नहीं है, मुझे रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बचा लो। उसके बाद वो फ़ोन उस आदमी को दे देती है। उसका जो पति होता है वो उससे पूछता है कि ये कौन-सी जगह है, क्या है? जो व्यक्ति होता है वो पूरी बात बताता है, पूरा एड्रेस देता है उसका। फिर उसका पति उसी एड्रेस पे आता है, चूँकि वो मुंबई होती है तो मुंबई में जगह उसको पता होती है, मुंबई में उसी कोठे पे उसी एड्रेस पे पहुँच जाता है, एक कस्टमर बन के। क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं पुलिस वालों को बताता हूँ, तो हो सकता है उसको नुकसान ना पहुँचा दें या उसको कुछ कर ना दें। तो वो खुद ही पहले देखना चाहता है कि ये जो फ़ोन आया है सही है कि नहीं। वो उसी कोठे पर कस्टमर बन के पहुँचता है और लड़कियाँ, उसको भी ऑप्शन आता है कि आप लड़कियाँ चूज़ कर लो, वो हर लड़की को रिजेक्ट करता है। फिर इस लड़की को लाया जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि जैसे कि कोठे पे आने वाला बंदा हर लड़की के साथ देख चुका होता है, तो होता है कोई नई आई है तो नई को लेके जाऊं, तो उसी जगह उसकी बीबी को भी खड़ा किया जाता है। ये होता है कि उस नई लड़की को लेके आओ जो आज से इसने धंधा शुरू किया है। उसकी लड़की भी आके खड़ी होती है, जब उसको देखता है पहचान जाता है और कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। वो उसको कमरे में लेके जाता है, फिर वो उसको सारी कहानी बताती है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। वो कहानी सुनता है तो वहीं बैठे-बैठे ही वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है पुलिस को। पुलिस भी तारीफ़ के काबिल काम करती है, तुरंत ही एक्टिव होती है और उस कोठे पर आती है, वहाँ छापा मारती है। छापा मारती है, सारे कमरों की तलाशी ली जाती है, तो उस एक कमरे से वो पति-पत्नी मिलते हैं और भी बहुत सी लड़कियों को वहाँ से निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, तो और भी लड़कियाँ निकलती हैं, फिर ज़बरदस्ती लाई जाती हैं वहाँ पे। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ़ मकसद इतना था कि आप लोग अवेयर रहें, कहीं सफ़र करते हैं, किसी की दी हुई कोई भी चीज़ ना खाएँ और कभी भी ये ना बताने की कोशिश करें कि मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा केस लड़की ने बताया कि मैंने बातों-बातों में उनसे ये कह दिया कि नहीं, मैंने सफ़र तो बहुत किया हुआ है लेकिन अकेले पहली बार जा रही हूँ। वो कहती है कि शायद मेरा ये शब्द जो था, वो इस कदम को उठाने के लिए उन लोगों ने जान लिया कि मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये किया। तो अवेयर रहें, कहीं भी अकेले जाएँ तो ये कभी ना कहें कि मैं अकेली हूँ। कभी किसी का दिया कुछ खाएँ नहीं, क्योंकि पता नहीं किस रूप में सामने वाला हमें क्या नुकसान पहुँचा दे, ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।